नमस्कार, मनी मंत्रा के इस खास एडिशन में आपके साथ मैं मेहराज दुबे। आज बात करनी है फिर पैसे और पॉलिसी की, लेकिन मुद्दा है बजट को लेकर, क्योंकि बजट में पैसे की बात भी होगी, पॉलिसी की बात भी होगी। और इसलिए इस खास मनी मंत्रा के एडिशन में हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, भारत की हाउसिंग सेक्टर की और प्रॉपर्टी की। ये सारी बातें देश के विकास से जुड़ी हुई हैं और देश के लोगों के सुख से जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमें बात करना है कि क्या उम्मीदें हैं लोगों की इन मुद्दों पर बजट से, और क्या उम्मीदें हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बजट से, ताकि सबके लिए समाधान हो सके और भारत में घर और मकान, जो बहुत बड़ा विषय माना जाता है हर व्यक्ति की जिंदगी में, उसको बजट उस तक छू पाए, उस समस्या को छू पाए। और इसलिए इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनिल शर्मा, सीएमडी आम्रपाली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा, और हमारे साथ हैं आदित्य वर्मा, सीईओ एंड ईवीपी मकान.com, और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य बंसल, लाइजेस फोरास के वाइस प्रेसिडेंट, जो रियल एस्टेट रिसर्च फर्म है। जानेंगे कि क्या कहते हैं इनके आंकड़े भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में और लोगों की उम्मीदों के बारे में जब बात होती हो मकानों की। और अनिल शर्मा, दो मुद्दे हैं, एक तरफ लोगों की अपनी उम्मीदें हैं और एक तरफ रियल एस्टेट सेक्टर की अपनी उम्मीदें। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोगों की उम्मीदें हैं, उनको आपको क्या लगता है कितनी बड़ी समस्या है हाउसिंग की भारत में? अकेले मुंबई में कहते हैं कि 20 लाख घर चाहिए, लेकिन 5 लाख घर भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री प्रोवाइड नहीं कर पा रही। तो ये पूरी जो हाउसिंग सेक्टर का चैलेंज है, उसको आप कैसे देखते हैं और बजट में आपको क्या लगता है उसके लिए कुछ हो सकता है? देखिए, जो पिछले 4-5 वर्षों से रिसेशन से थोड़ा पहले हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, डाटा आंकड़े बताते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनके हाउसिंग की नीड पहले भी थी, लेकिन वो हाउसिंग के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं थे। वो मिडिल क्लास और बिल्कुल जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनके बीच के क्लास हैं, उनको हम लोग लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में गिनते हैं। और जिनका जो प्राइस रेंज होता है 15 लाख से लेकर 30-35 लाख तक का मकान का रेंज होता है। तो इनकी संख्या 55% देश में। और ये टीयर 1 सिटी से लेके टीयर 2, 3 एंड बिलो पूरे हिंदुस्तान के डिफरेंट शहरों में इस तरह के पॉपुलेशन 55% के रूप में जाने जाते हैं और 55% उनका डिमांड होता है। अभी तक का जो सिचुएशन था उसमें एलीट क्लास या अपर मिडिल क्लास, इन्हें फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स या हाउसेस लेने का इंटरेस्ट था, उसके कारण डिमांड उस सेक्टर में था। और उनके लिए उनके एक्सचेकर पर अगर 2-4 लाख का एडिशनल बोझ भी पड़ता है तो वो लोग पॉलिसी से और इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में जो लोअर मिडिल क्लास है वो इतना कॉन्शियस है और इतना नीडी है और उन्हें घर की जरूरत है, क्योंकि वो अब किराए के मकान में नहीं रहना चाहते हैं। दे हैव अवेयरनेस क्रिएट हो गया है कि जो हम किराए में पैसे देते हैं वो हम बर्बाद करते हैं। अगर मैं ईएमआई के रूप में उसको चुकाता हूं तो मेरे लिए वो एक एसेट क्रिएशन होता है। एंड इंडियन यूथ पॉपुलेशन जो वर्किंग क्लास है या बिजनेस क्लास है, वो अब इस ग्रुप में मैक्सिमम आते हैं। और इन लोगों ने अपना जो बजट है हाउसिंग के लिए वो एक लिमिटेड बजट है। इनके ईएमआईज का जो बोझ इनके मंथली एक्सचेकर पे पड़ता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हिंदुस्तान में हाउसिंग सेक्टर अभी पिछले 5-7 वर्षों में बहुत तेजी से उभरा है, चूंकि सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको लगता है यही जो सेक्टर है जिसका आपने कहा कि डिमांड के 55% लोग इस 10, 15 या 20 लाख तक का मकान चाह रहे हैं, उन तक मकान और मकान से जुड़ी सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही? आप कितना वक्त लगेगा आपको लगता है ये एड्रेस होने में या ये काम पूरा होने में? ये तो एक ग्रुप की बात मैंने की, उससे पहले जो कई जो इवन उनसे लोअर स्ट्राटा के लोग हैं उन्हें चूंकि गवर्नमेंट कभी मुहैया कराती है, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको ना तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर पाती है, ना गवर्नमेंट की अवेलेबिलिटी होती है, न इनके बजट होते हैं। तो ये बहुत दिनों से सफर है। तो अब ये जो निराश, इसमें देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी आज के डेट में पॉलिसीज है, जो हमारा सिस्टम है, जो कंपोनेंट है सस्ते घरों के लिए, जिसको मैं कह सकता हूँ टैक्सेशन हो गया या बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, लैंड हो गया, वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज हो गई, जो लोकल पॉलिसीज है, डेवलपर्स के क्रेडेंशियल क्रेडिबिलिटी हो गई, उनका जो फिनेंशियल वर्दीनेस है, क्रेडिट इनेबलिंग है उनके, ये सारी चीजें एक बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं हमें या गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी पे तवज्जो देनी चाहिए कि ये ग्रुप भी घर लेने वालों के बीच में शामिल हो जाए।
आदित्य बंसल, क्या कहते हैं आपके आंकड़े हाउसिंग सेक्टर को लेकर? क्यों ये समस्या है घर मकान और मकान की जो नीड है भारत के लोगों की? क्योंकि नारा पुराना है, रोटी कपड़ा और मकान। क्योंकि जिस देश में रोटी कपड़ाई का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, वहां मकान की बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी काम तो उस पर करना होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस देश में रोटी और कपड़े का वो नहीं हो पा रहा, मकान बहुत दूर की बात है। आज जो मेरे नीडी सेगमेंट हैं, जो सर ने बोला कि नीडी सेगमेंट मेरे 55% है पॉपुलेशन के, उनके लिए जो घर बन रहे हैं वो शहर से इतना दूर बनते हैं कि वो आकर ये काम नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि हम लोग एक ह्यूमन बीइंग 24 आवर्स के केज में रहते हैं। 8 से 10 घंटा मेरा ऑफिस लगता है और 8 घंटे मुझे सोना होता है, 18 घंटे से निकल गए, जो 6 घंटे बचे हैं, अगर मैं 3 घंटे एक साइड का ट्रेवल करूंगा तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो सर आज जितने भी घर बन रहे हैं इन नीडी क्लासेस के लिए, वो इतनी दूर बन रहे हैं शहर से कि आपको 3 घंटा एक साइड का ट्रेवल का लगता है। तो इसलिए वहाँ पे डिमांड क्रिएट होना बहुत मुश्किल है। और गवर्नमेंट को अगर डिमांड क्रिएट करनी है इनके लिए, तो वो शहर के अंदर क्रिएट करनी होगी। यानी कि जो अभी स्थिति अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, जिसे दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। आपने बिल्कुल सही बात कहा कि अगर चूंकि लैंड प्राइसेस कम है वहां पे, बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट भी कम हो जाता है, तो ऐसे केसेस में ये जो सेगमेंट है उन्हें कहीं न कहीं शहर से दूर जाना पड़ता है। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि एक सशक्त पॉलिसी बने, या बन भी रही है आज के डेट में। अगर आप देखें तो ग्रेटर नोएडा बहुत दूर है दिल्ली से, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे बन गया। अगर मेट्रो आ जाता, उसके लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रोल है, यानी अगर घर दूर भी हो तो मेट्रो में बैठ के वो काम तक पहुंच सके। बिल्कुल। हम लोगों ने देखा यूरोप में या अमेरिका में लोग 250-250 किलोमीटर से आकर के जॉब करते हैं मेन सिटी में। अच्छा। वहाँ पार्किंग की उनके पास जगह नहीं है, वो सीधा मेट्रो में बैठते हैं या बुलेट ट्रेन में बैठते हैं और स्ट्रेट अवे आते हैं और जॉब करके चले जाते हैं। उनका टाइम मैक्सिमम 1.5 आवर लगता है। यानी वक्त है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाए, और उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आदित्य वर्मा, आपको क्या लगता है, और खासकर आपकी वेबसाइट पर जब लोग मकान के लिए इंक्वायरी करते हैं, कहां पर जाकर ये हाउसिंग सेक्टर की जो प्रॉब्लम है वो बजट में एड्रेस हो सकती है? आपको लगता है क्या कुछ होगा? सस्ता लोन जरूरी होगा, या रियल एस्टेट कंपनीज के लिए सुविधा जरूरी होगी, या जैसे हमने चर्चा की कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जरूरी होगा? देखिए, अभी बजट से पहले हमने भी यही सोचा कि जाना जाए कि लोग बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे हिसाब से जो हमने सर्वे किया अपनी साइट पे, उसमें तकरीबन 3 मेन मुद्दे लोगों ने सामने रखे हैं फाइनेंस मिनिस्टर के, एंड दे वांट दैट दोज पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एक जो बहुत अजीब सा एक आप कहें कि रिक्वायरमेंट है अब जनता का, कि वो चाह रहे हैं कि हाउसिंग शुड बी मेड ए फंडामेंटल राइट फॉर देम। Like you have right to education, like you have right to religion, people are saying that why not make housing a basic requirement for every Indian? मेरे ख्याल से उसके पीछे उनका सोचना ये है कि एक बार फंडामेंटल राइट अगर डिक्लेयर हो जाता है तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का भी उस तरफ ज्यादा रुझान रहेगा, गवर्नमेंट भी उस सेक्टर को देखेगी और ओनिंग ए हाउस विल बी मेड मोर कंफर्टेबल देन इट इज एज ऑफ नाउ। लेकिन जहां तक पढ़ाई और खाने का की बात है, सरकार खर्चा नहीं निकाल पा रही क्योंकि फंडामेंटल राइट बनाने के उसमें। आपको लगता है कि सरकार को उसको फंडामेंटल राइट बनाने पर ध्यान देना चाहिए, या कुछ ऐसा करें कि प्राइसेस लो रहें, इंटरेस्ट कम रहे, ब्याज आसानी से लोन मिले, ताकि घर का ये लोगों की नीड पूरी हो सके? देखिए, अगर हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो बहुत ऐसे सेक्टर्स थे जो बिल्कुल काफी पिछड़े हुए थे। उसी तरह हाउसिंग तो उस समय बिल्कुल कहीं चर्चा में भी नहीं होता था, कई बजट्स गुजर जाते थे, हाउसिंग की चर्चा भी नहीं होती थी। आज के डेट में डेफिनेटली हमारा एजुकेशन परसेंटम ऑफ एजुकेटेड पीपल काफी बढ़ा है, हमारी इकोनॉमी अच्छी रही है, बढ़ रही है, हमारा आईटी सेक्टर काफी ग्रो किया। बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जो हम वर्ल्ड में, विश्व में काफी, उसी तरह हाउसिंग भी है। देखिए, हाउसिंग भी एक बेसिक नीड है। मैं कहता हूं जो फंडामेंटल राइट वाली बात है लोगों के जहन में आ रही है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। मैं नहीं कहता कि तुरंत वो मिल ही जाएगा या तुरंत मिल ही जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले का जो पॉइंट है कि लोगों को घर सस्ता मिले, लोगों को घर सप्लाई इतना मिले कि जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो मिनिमम हो, तो उसके लिए जो सारे कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो टैक्स स्ट्रक्चर हो, या लैंड की अवेलेबिलिटी हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या बिल्डिंग जितने भी मटेरियल्स हैं उसके प्राइसिंग पे कंट्रोल हो,
प्लस जो बायर्स हैं उनके लिए इजी लेंडिंग सिस्टम हो। आप देखें अगर किसी की कोई एक छोटा सा शॉपकीपर है और अगर वो 15,000 रुपया या 20,000 रुपया महीना कमा लेता है, अगर उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है तो ये मुझे पता है कि वो अपना लोन चुका सकता है, लेकिन वो लोन उसको नहीं मिल पाता है क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के लिए नहीं है, उसका कोई बहुत अच्छा टैक्स रिटर्न नहीं है, टैक्स उसका कोई ये नहीं। तो इन सब चीजों को जब तक नहीं एक कंसोलिडेटेड वे में अगर कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाए, बिल्कुल, और बजट में सीधा उस पर सोचना होगा, कुछ कहना होगा, क्योंकि खासकर होम लोन पे छूट मिलती है। 1.5 लाख रुपए ब्याज का जो होता है वो इनकम में से कट जाता है, टैक्स डिडक्टेबल है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि 1.5 लाख भी सही नहीं है। आदित्य बंसल, क्या आपको लगता है इस लिमिट को बढ़ाना होगा, या फिर आपसे ये भी पूछें कि क्या सबसे बड़ी चीज है जो भारत में प्राइसिंग को रियलिस्टिक या अफोर्डेबल बनाने से रोक रही है? इंटरेस्ट रेट्स, या होम लोन पे ज्यादा छूट, या जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो प्राइस नीचे नहीं आने दे रही? आपके पहले सवाल का क्वेश्चन ये है आपके कि जो 1.5 लाख की लिमिट है, अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो 1998-99 में 15,000 की लिमिट होती थी सर, ये जो बढ़कर के 2001 में 1.5 लाख की गई। और उस टाइम पे अगर हम उसके बाद देखेंगे 2001 से 2006 तक जो डिमांड आई है हमारे देश में, दैट वाज द एंड यूजर ड्रिवन डिमांड, जहाँ पे मैं घर खरीदता था खुद के रहने के लिए, और वो डिमांड आज 1.5 लाख की छूट पे कोई आदमी रहने के लिए घर नहीं खरीद सकता। अगर मैं बॉम्बे की बात करें, ग्रेटर मुंबई की मैं बात करता हूँ, तो मेरा एवरेज कॉस्ट 1 करोड़ रुपए के नीचे नहीं आता। तो उसके अंदर अगर मैं 1.5 लाख की लिमिट की बात करूंगा तो शायद मेरी 1 महीने की ईएमआई भी नहीं निकलेगी उसमें, जो आज से 10 साल पहले शायद मेरे 3 साल तक मुझे ईएमआई थी वो मेरे टैक्स में बेनिफिट देती थी। बिल्कुल, तो यानी जो छूट अगर सरकार को एंकरेज करना है, हाउसिंग लोगों को एंकरेज करना है कि खुद घर खरीदें, तो बहुत सारे काम करने होंगे पैसे और पॉलिसी को लेकर। इसलिए मनी मंत्रा में चर्चा जारी रखेंगे और बात करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है, इंडस्ट्री अगर उसे कहें, जो बिल्डर कंपनीज हैं वो क्या चाहती हैं बजट में, ताकि घर का सबका सपना पूरा हो सके। बढ़ रही है मनी मंत्रा में बात। मनी मंत्रा के इस स्पेशल अंक में हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की और भारत की हाउसिंग प्रॉब्लम की, कि क्या बजट उसके लिए कुछ हेल्प कर सकता है। क्या भारत सरकार का बजट आम आदमी को घर खरीदने में, मकान खरीदने में कुछ मदद और कर सकता है या नहीं? अनिल शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर बहुत सारी शिकायतें लोग रखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से कि बिल्डर कंपनीज हमें ये नहीं दे रही, या ट्रांसपेरेंसी की कमी है, या ये है वो है। उस सेक्टर की अपनी क्या दिक्कत है? अगर हम किसी बिल्डर कंपनी से बात करें तो वो कहता है कि नहीं, हमें बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, जमीन महंगी है, या जमीन अटकी हुई है, या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं है, इंडस्ट्री स्टेटस नहीं है। वो क्या शिकायत है? देखिए, डेवलपर से एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, इसमें दो बंदे, चूंकि कंज्यूमर्स हैं उनको गवर्नमेंट सिर्फ 7% घर बना कर दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं। 93% जो हाउसेज बन रहे हैं अक्रॉस इंडिया वो प्राइवेट डेवलपर्स बना रहे हैं। जब ये नंबर बिल्कुल लार्ज है, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि एबनॉर्मली हाई है, अगर 50-50 भी हो तो इस तरह से कुछ और सोचे जा सकते थे। तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं ये जो डेवलपर्स, ये जो सेक्टर है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा पुश करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा था पिछली बार जो डाउन टर्न आया था तो उसमें स्टिमुलस पैकेज मिले थे, काफी इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को एक रिलीफ मिला था। जब इससे इतने ज्यादा संख्या में कंज्यूमर जुड़े हुए हैं, अगर आप कंज्यूमर को भी टैक्स रिबेट देते हैं, डेवलपर्स को उससे डायरेक्ट कोई फायदा नहीं है, लेकिन कंज्यूमर को फायदा है। उससे फायदा होने से क्या, उनका डिमांड बढ़ता है। जितने लार्जर संख्या में डिमांड बढ़ेंगे उतनी ही इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगा। लेकिन इंडस्ट्री को जो कम से कम कोई भी सुविधा, जिसे आपने कहा अप्रूवल प्रोसेस इतना टीडियस है हिंदुस्तान में, कि जबकि हम 8 से 10% हम लोग आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी को, और लेकिन उसका अप्रूवल प्रोसेस, अगर उसके डेवलपमेंट में जाए, उसका अप्रूवल प्रोसेस बहुत ही टफ है। इन्वायरमेंट हो, या एयरपोर्ट सैंक्शन हो, या मैप अप्रूवल हो, या जितनी भी आप कहें अंडरग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी समस्याएं हैं कि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट इतने डिले हो जाते हैं, अप्रूवल इतना डिले हो जाता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चलिए, ये तो शायद बजट में इसका इम्प्लीकेशन कैसा है, लेकिन दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, एक ATIB
एक सेक्शन था अंडर इनकम टैक्स, जो कि 2000 के आसपास के बजट में एक डेवलपर्स को छूट दी गई थी कि जो मिडिल क्लास के लिए 1000 स्क्वायर फीट तक आप घर बनाते हैं उस पे टैक्स रिबेट मिलेगा, और जो मेट्रोज या जो मेन सिटी है उससे 20 या 25 किलोमीटर के अंदर। ये 2008 में समाप्त हो गया, हटा लिया गया। अब अगर ये भी सुविधाएं मान लिया एक्सटेंड कर दी जाए, जिसका हम लोग डिमांड भी करते रहे, कर भी रहे हैं, क्योंकि अभी वो 55% जो मैंने कहा जो नीडी है, जो डिमांड है लोअर मिडिल क्लास का, वो उस श्रेणी में आते हैं। उनके लिए एटीआई भी बहुत ही फायदेमंद होगा। कहीं ना कहीं अगर वो टैक्स रिबेट मिलेगा तो वो पास ऑन हो सकता है। दूसरी एक बड़ी अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा कि मकान महंगे क्यों होते हैं। मकान महंगे इसलिए होते हैं कि उसका जो मेन कंपोनेंट है लैंड के कॉस्ट, बिल्कुल जो अगर मेन सिटी में आप जाएं तो लैंड का कॉस्ट काफी बढ़ता जाता है। अभी गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पॉलिसी सुनने को मिल रही है, आने वाली है, उसमें उन्होंने वर्टिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करना शुरू किया है। पूरा विश्व आज के डेट में डिपेंड करता है वर्टिकल डेवलपमेंट। उसमें इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ग्रीन बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी कंट्री में वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। वर्टिकल डेवलपमेंट को हमें प्रमोट करना चाहिए, उससे डेंसिटी बढ़ानी चाहिए शहरों की। उससे फायदा यह है कि मकान के कॉस्ट घटेंगे, क्योंकि जितने भी छोटे ड्वेलिंग यूनिट्स बनेंगे वो उनके अप्रोच के अंदर आएगा। तीसरी एक चीज है, हमारे यहाँ जो बिल्डिंग मटेरियल्स है वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है। अगर हम मिडिल क्लास सेक्टर को टारगेट करते हैं, लोअर मिडिल क्लास सेक्टर को टारगेट, तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग मटेरियल के प्राइसेस में गवर्नमेंट की ओर से एक लेवी होनी चाहिए, एक रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। और चौथी लास्ट सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे एंड यूजर्स हैं, उनका जो क्रेडिट फैसिलिटी के लिए जो उनकी इनेबलिंग है, उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना चाहिए। आप मतलब कि कस्टमर इतना सक्षम हो सके कि वो वक्त पर लोन लेकर, बिल्कुल, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है पूरा सेक्टर का भविष्य। बिल्कुल। बंसल साहब, आपको क्या लगता है ये डिमांड्स कितनी जायज हैं रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस अलोन एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। सर, मेरी इंडस्ट्री में एक बड़ी प्रॉब्लम है इन्वेस्टर डिमांड जो आज सेल्स हो रही है मार्केट के अंदर। आज जो मेरी प्राइसेस हैं, अगर पिछले 3 साल के प्राइसेस का ट्रेंड देखें तो अक्रॉस सिटीज मेरी 2 से 2.5 गुना प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हैं। इसके कारण मैं जो आज एंड यूजर डिमांड है वो गायब है मार्केट से। 90% ऑफ दी सेल्स आज इन्वेस्टर ड्रिवन हो रही है। जो सेकेंड होम, थर्ड होम बायर्स हैं वो परचेज कर रहे हैं। अगर उसके कारण आज मेरा जो ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे, कंस्ट्रक्शन स्पेस देखेंगे, एक्सेप्ट ऑफ नोएडा, मेरा कंस्ट्रक्शन पेस अक्रॉस इंडिया डिक्रीज हो रहा है सर। तो बहुत इम्पोर्टेंट है एफएम के लिए कि फर्स्ट होम बायर्स पे फोकस करना। हाँ, मेरा जानने का मतलब यहाँ पर ये, और आदित्य वर्मा आपसे समझना चाहूंगा मैं, क्या आपको लगता है यहाँ पर क्योंकि बेशक बिल्डर्स कुछ कंपनीज पे ब्लेम आ रहा है कि आपने होर्डिंग की हुई है और इसलिए प्राइसेस ज्यादा हैं, उधर आम बायर जो है उसके पास खरीदने की सक्षमता नहीं, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री स्टेटस मिलता है रियल एस्टेट सेक्टर को, उनके लिए लोन आसान हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कुछ स्थिति बदल सकती है उससे? देखिए, एक थिंकिंग जो इंडिया में चलती आ रही है कि पहले हम लोगों को बसा लें फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आई थिंक उसका विपरीत होना चाहिए। कि आप जो भी विकसित देश देखें या चाइना का भी एग्जाम्पल लें, हर कंट्री में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप किया और उसके बाद वहां लोग बसाए। तो जब तक हमारी थिंकिंग बिल्कुल रिवर्स नहीं हो जाएगी आज की थिंकिंग से, तो मेरे ख्याल से इन द शॉर्ट रन तो अभी ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इट विल रिक्वायर ऑलमोस्ट ए रिवर्सल ऑफ थिंकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द इंडस्ट्री। आदित्य बंसल, जो आप बात कह रहे थे और मैं बीच में आपको रोक रहा था कि आपको लगता है इंडस्ट्री स्टेटस से मिल जाने से रियल एस्टेट कंपनीज को लोन लेने आसान हो जाएंगे, उनके पास लिक्विडिटी ज्यादा होगी, या फिर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो बैंक्स का बहुत ज्यादा एक्सपोजर बढ़ चुका है उस वजह से ये नहीं भी हो सकता है? क्या लगता है आपको? सर, हो सकता है शायद लोन लेना इजी हो जाए, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो बैंक्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के, स्पेशली और ऐसे कमर्शियल सेक्टर के लेकर के काफी ज्यादा प्रेशर है। और जो हमने 2008 में रिस्ट्रक्चरिंग करी थी बैंक्स ने, वो शायद वापस पलट करके आ रही है, जहां पे काफी सारी रियल एस्टेट कंपनीज अक्रॉस इंडिया रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वापस आई है बैंक्स के पास में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जब तक रियल एस्टेट कंपनीज एंड यूजर ड्रिवन चीजें नहीं करेंगी, बहुत डिफिकल्ट होएगा इस इंडस्ट्री के लिए सर्वाइव, बहुत डिफिकल्ट होएगा इस इंडस्ट्री के लिए गोइंग फॉरवर्ड सर।
आज आप ये देखेंगे कि आज हमारा ओवर हीटेड मार्केट है, अगर जब तक एफएम्स थोड़े बहुत एफर्ट्स नहीं लेते हैं इसको डिफ्लेट करने के लिए, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है जो 5% पे आकर आ गई है, वो शायद हो सकता है ऐसे वर्ड्स हो जाए अगर ये बबल बस्ट होता है तो। क्या आपको ऐसी आशंका लगती है कि कोई बबल है रियल एस्टेट प्राइसिंग? देखिए, रियल एस्टेट प्राइसिंग में तो बबल का अभी तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर को माना जा रहा है कि अभी स्लो डाउन से गुजर रहा था। देखिए, मेन फोकस जो हम लोग करना चाहते हैं कि जब तक पॉलिसीज कस्टमर फ्रेंडली नहीं होता है, डेवलपर्स फ्रेंडली होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है ठीक है, कंज्यूमर को पास ऑन होता है। जैसे आपने कहा, देखिए सभी सिटीज का, जो आप टियर 2 सिटीज का एग्जांपल आप ले लें, वहां ट्रेडर्स कम है। बॉम्बे हो सकता है, मैं मानता हूं, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बॉम्बे में ट्रेडर्स हो सकते हैं, लेकिन जितने भी छोटे शहर, या बल्कि मैं एनसीआर की बात कहूं, अगर गुड़गांव को छोड़ दें आप, तो बिल्कुल एंड यूजर्स मार्केट। रीजन क्या है? अगर आप हायर सेगमेंट में जाएंगे, जितने हायर सेगमेंट में जाएंगे उतना ही वो ट्रेडर्स मार्केट हो जाता है, जितना आप मिडिल या लोअर सेगमेंट में जाएंगे उतना ही वो एंड यूजर मार्केट हो जाता है, क्योंकि जिनको एक घर खरीदने की कैपेसिटी नहीं है वो ट्रेड क्या करेंगे। तो जो जैसा आपने कहा कि इसलिए अफोर्डेबल होम्स को इंडस्ट्री का दर्जा देना, जो गवर्नमेंट के नजरिए में भी है, उसको देने से एक काफी सुधार हो सकता है, क्योंकि सिर्फ लोन और लिक्विडिटी ही नहीं ये होगी। अगर आप उसको इंडस्ट्री का स्टेटस देते हैं तो जो एंड यूजर्स हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ टैक्स सबवेंशन दे दें, जिसे अभी लास्ट बजट में ईसीबी अलाउ किया गया था, लेकिन 1 साल हो गए, अभी ईसीबी का जो फॉर्मेट है वो डिसाइड नहीं हो पाया कि ईसीबी आएगा। ये कंपनियों के था कि वो विदेश से बोरो कर सकें। हाँ, एक्सटर्नल कमर्शियल पहले रियल एस्टेट में नहीं था, लेकिन जो अभी लास्ट बजट आया था उसमें था कि अफोर्डेबल होम्स के लिए रियल एस्टेट कंपनीज बोरो कर सकती है, लेकिन उसका फॉर्मेट चूंकि नहीं क्लियर हो पाया कि अफोर्डेबल होम्स का डिफिनेशन कैसे दिया जाए, उसको किस तरह से बनाया जाए। तो हो सकता है इस बजट में इस पे काफी तवज्जो दिया जाए, ताकि पॉलिसी क्लियर हो सके कि अगर अफोर्डेबल होम्स के जो बायर्स हैं, अगर यहाँ के डेवलपर्स को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दिक्कत है, अगर फॉरेन से वो बोरो करते हैं, तो कहीं ना कहीं घर चीपर हो सकता है। अफोर्डेबिलिटी की बात है, तुरंत मैं 1 मिनट में जानना चाहूंगा, 2 मिनट में, कि किस तरह आपको लग रहा है कि सेकंड या थर्ड जो बायर होते हैं, सेकंड थर्ड हाउस के, उनके करंट प्राइसेस अटकी हुई हैं, इसलिए अफोर्डेबल नहीं हो पा रही है, मकान की प्राइस ऊपर चली गई? देखिए, अगर आप पिछले 1 साल का रुझान देखेंगे तो प्राइसेस इन द लार्जर सिटीज हैव एक्चुअली नॉट गॉन अप, राइट। और हम जो अपनी साइट पे जो भी सर्वे करते हैं उसके हिसाब से भी पिछले 12 से 18 महीने में जो स्पेकुलेटर या इन्वेस्टर कम्युनिटी वो मेरे ख्याल से कम होती जा रही है। स्पेकुलेटर तभी पैसा कमाता है जब देयर इज ए वाइड स्विंग इन प्राइसेस, क्योंकि 1.5 साल से प्राइसेस ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुई हैं, तो देयर इज ए लेस इंसेंटिव फॉर स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर टू बी देयर इन द मार्केट। इन माय ओपिनियन, करंट people who are there in the housing market are more of end user. I would say that 70 to 75% user, barring some of the locations which Anil ji identified, would be essentially end user driven market. तो यानी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बजट में उम्मीद करें कि ग्रोथ की बात हो तो उनके दूसरे और तीसरे जो उन्होंने मकान लिए हुए हैं या फ्लैट लिए, उनकी कीमत बढ़ते रहे और उसके लिए ग्राहक आता रहे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जो इंतजार कर रहे होंगे बजट में कि कुछ हो, कि घर जो है, घर का सपना, वो अफोर्डेबल हो, उचित कीमत पर, उचित दाम पर उन्हें मिले। इस बारे में चर्चा करते रहेंगे मनी मंत्रा के स्पेशल एडिशन में। बन रही मनी मंत्रा के स्पेशल एडिशन में हम बात कर रहे हैं हाउसिंग सेक्टर की, रियल एस्टेट सेक्टर की, कि कैसे बजट भारत के आम आदमी को मदद कर सकता है अफोर्डेबल हाउस पाने में, एक अच्छा सा सुंदर सा घर बनाने में। हमारे साथ मेहमानों के साथ साथ हमारे और मेहमान हैं जिनसे अब मैं मिल रहा हूं। आप लोगों से उम्मीद है कुछ सवाल जानना चाहेंगे आप हाउसिंग सेक्टर या रियल एस्टेट को लेकर? जी पूछें। सर, कहते हैं कि रियल एस्टेट में राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो एज ए कॉमन मैन हमें कैसे पता चलेगा कि राइट टाइम कब है और राइट प्लेस कौन सी है? मतलब बजट के पहले राइट टाइम है या बजट के बाद राइट टाइम है? बिल्कुल, या अदरवाइज एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने ये चीज परसेप्ट किया, अभी रिसेंटली मैगजीन में एक बहुत अच्छा कवरेज आया था कि जो हमारे कंज्यूमर अवेयरनेस है वो बहुत कम है। उसमें मतलब कंज्यूमर की कोई गलती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके चलते हम सारी बातें आप तक पहुंचाएं। हालांकि बहुत सारे वेब पोर्टल है, जिसे आप आदित्य जी बैठे हैं, इनका जो मकान.com है उसको आप सर्व कर सकते हैं, या कई ऐसे वेबसाइट्स हैं, मैगजीन्स हैं,
इवन कई डेवलपर्स के बिल्कुल साइट्स हैं, वहां से भी आप बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपने आप में एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप इच्छुक हैं कि हम राइट टाइम में राइट घर कैसे लें। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन सजेस्ट यू, और डेफिनेटली वो न्यूज़पेपर हो या मीडिया हो, हमेशा ये चर्चाएं चलती रहती है। अगर अभी की बात कहें तो मैं कहूंगा कि आप जब बजट आने दीजिए, हो सकता है बजट में, क्योंकि आने वाले बजट से हम लोगों ने काफी उम्मीद रखी है, तो बजट के बाद अगर आप घर खरीदेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आदित्य वर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कब, क्या ये सही वक्त है या कैसे जाने कि सही वक्त क्या है खरीदने की? देखिए, उसमें आप इस क्वेश्चन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आप अपने लिए खुद के रहने के लिए घर ले रहे हैं, then even today is the right time, right? Because you are not buying something which you are looking to appreciate or move out of. But आपकी एंट्री और एग्जिट वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपने लिए नहीं ले रहे, जब आप ले रहे हैं उससे फायदा कमाने के लिए, उस टाइम पे आपकी एंट्री स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मेरे हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया कि पिछले 1.5 साल से प्राइसेस ज्यादा मूव नहीं हुए हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि अगले आने वाले भी 8 से 10 महीने में प्राइसेस ज्यादा मूव नहीं होंगे। तो आप अभी भी अगर आप प्रॉपर्टी सर्च करेंगे तो अगले 8 से 10 महीने में यू कैन फाइंड ए प्लेस फॉर योरसेल्फ एंड बाय। टुडे इज इवन ए गुड टाइम टू बाय प्रॉपर्टी। अमेरिका तो ये सवाल बहुत ऐप्ट है, इसलिए आदित्य बंसल की राय भी ले लेते हैं। आपको क्या कहना है आदित्य, क्या ये सही वक्त है और कैसे जानेंगे कि सही वक्त कब है मकान का? सर, मैं आदित्य जी की बात से बिल्कुल सहमत करता हूं कि अगर आप खुद के रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो हर समय एक सही समय है, बिकॉज आप उसको 10 साल 15 साल के लिए घर खरीदते हैं और उसके बीच में आप उसको प्रॉफिट कमाने के लिए या एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अगर वो लोकेशन एप्ट है ग्रोथ के लिए तो वो सबसे सही टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल, और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये भी है कि रिस्क उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए आपके असेसमेंट में आपको रिस्क ध्यान रखने होगी कितना आप जोखिम ले सकते हैं। आप कुछ सवाल पूछते हैं? जी पूछिए। सर, जैसे हम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, अगर हम टीयर 2 सिटीज में जाते हैं तो वहाँ इन्फॉर्मेशन हम कस्टमर्स को प्रॉपर मिल नहीं पाती। जो ब्रोकर्स होते हैं उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज नहीं होती है। तो इस चीज को हम कैसे कवर किया जाए कि टीयर 2 सिटी में कैसे इन्वेस्टमेंट करें हम? देखिए, आज की डेट में क्योंकि मैं इंटरनेट कंपनी से हूं तो मैं कह सकता हूं कि इंटरनेट कंपनी ऑफ पेनिट्रेशन अब एक कैटेगरी ए सिटीज तक लिमिटेड नहीं है। आज की डेट में हमारी साइट पे ही तकरीबन 30 से 32% लोग वो हैं जो कि मेन 5 सिटी से कैटेगरी बी, कैटेगरी सी सिटी से आ रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च करें या हमारी जैसी साइट पे आके सर्च करें, इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं नॉट कस्टमाइज टू कैटेगरी ए सिटी, दिल्ली बॉम्बे के लिए नहीं करते। आप वो इन्फॉर्मेशन रीड कीजिए एंड उसमें काफी हम ये ध्यान रखते हैं कि इन्फॉर्मेशन बैलेंस्ड हो, उसमें जो आदमी शहर में रहता है उसकी भी तकलीफों का समाधान हो और जो लोग गांव में या कैटेगरी सी टाउन्स में रहते हैं उनकी भी परेशानियों को हम जो है सुलझाने की कोशिश करते हैं। इनका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। मैं आपकी बातों से बहुत वाकिफ रखता हूं क्योंकि मेरे टीयर 2 सिटीज में काफी प्रोजेक्ट्स हैं, 3 में भी हैं, 1 में भी हैं। ये समस्याएं आती थी कि जो वहाँ के जो बायर्स हैं उनको एजुकेट कैसे किया जाए। एक तो वेब पोर्टल है, उसमें 2 कैटेगरी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक तो कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जिनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, वो उनका आप वेबसाइट देखेंगे या उनके वेबसाइट पे जाएंगे या जो makan.com है या और कई वेबसाइट्स हैं उस पे जाएंगे तो आपको उनके बारे में काफी डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट सब आप देख सकेंगे। और दूसरा एक कैटेगरी होता है जो कई बार डेवलपर्स टू बिगिन विथ वो जाता है उस शहर में या थोड़ा सा उनका जो स्केल है थोड़ा कम होता है। वैसे केसेस में जो कंज्यूमर हैं उनके पास 2 ऑप्शन है, एक तो वेबसाइट्स के ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि दे मस्ट कंडक्ट ए सर्वे। चूंकि मुझे मकान खरीदना है तो अगर हम 10 जगह नहीं जाएंगे, उनके यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और तीसरी सबसे बेस्ट चीज है, अगर कोई प्रोजेक्ट आप पिक करते हैं तो बेस्ट चीज है आप किसी बैंक में जहां से उनका टाइप्स है या उनके लोन है या उनके सेंक्शन है प्रोजेक्ट, वहां से आपको बिल्कुल डिटेल
जानकारी मिल सके। और जब टीयर 2 सिटीज हम कहते हैं, कौन से शहर उसमें आते हैं? जैसा आप बोल रहे हैं आपको बहुत प्रोजेक्ट्स हैं उन शहरों में, लेकिन टीयर 2 का क्या मतलब हो रहा है? देखिए, टीयर 2 सिटीज वो होते हैं जनरली जहां पे कि क्लास 1 सिटी या टीयर 1 सिटीज तो जितने भी मेट्रोज हैं डेफिनेटली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सेकेंडली जो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ है, लाइक आज के डेट में बेंगलोर भी टीयर 1 सिटीज में आता है, हैदराबाद आता है। इसके अलावा जितनी सिटीज है 5-7 शहरों को छोड़ के हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट कैपिटल हैं, दे आर ऑल टीयर 2 सिटीज। और कुछ ऐसे सिटीज है जो स्टेट कैपिटल नहीं है, लाइक इंदौर। इंदौर इज नॉट ए स्टेट कैपिटल बट स्टिल दैट इज टीयर 2 सिटी। जो उनका इकोनॉमी है, जो उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके यहाँ इंडस्ट्री है, जो उनके यहाँ डेवलपमेंट है, परचेजिंग पावर है, इन चीजों से डिसाइड किया जाता है कि वो टीयर 2। भोपाल, लखनऊ, इंदौर, रायपुर, इस तरह के जो शहर हैं, क्या ये शहर बहुत ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में? आपको लगता है कि यहाँ सारी ग्रोथ आने वाली है? देखिए, पिछले 1 साल में जैसे मैंने बताया, हमारी वेबसाइट का डेटा खुद का कहता है कि तकरीबन 30 से 32% लोग इन शहरों से हमारे पास आने लग गए हैं। ये तकरीबन 18 से 20% होता था तकरीबन 18 महीने पहले। तो इस डेटा को अगर आप एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट डबल ये हो गया है विद इन द स्पैन ऑफ 18 मंथ्स। सो मेरे हिसाब से टीयर 2 सिटीज आर एक्सपीरियंसिंग मोर ग्रोथ दैन टीयर ए सिटीज। अभी आप देखेंगे लाइक इंदौर, जयपुर या ग्वालियर, भुवनेश्वर, पटना, इस तरह के जो सिटीज है, चूंकि ये ट्रेडिशनल सिटी थी, बहुत पुरानी सिटी है। कई जैसे चंडीगढ़ वो नया डेवलप्ड सिटी है। कई जो ट्रेडिशनल सिटीज हैं वो इतने डेंसली पॉपुलेटेड हो गए हैं, बिकॉज जो भी पॉलिसीज बनी है उसी के ऊपर वो पेस्ट करते हैं। दे डोंट क्रिएट ए सिटी आउटसाइड द सिटी। तो वैसे केस में क्या होता है कि जितने भी शहर हैं, अगर मेन इनका जो हाईवे है अगर मेन सिटी से गुजर रहा है, तो ये हर जगह कहीं न कहीं बाईपास बना हुआ है। यू विल ईयरमार्क कि जहां कहीं भी बाईपास है, आप देखिए जयपुर और अजमेर हाईवे बना है, उस पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, उस पे SEZ है, उस पे आप इंदौर ले लें, इंदौर में 4 लेन हाईवेज बना है, उस पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। ग्वालियर ले लें, उस पे 4 लेन हाईवेज है, उस पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। तो जो कंजेस्टेड सिटी होता है, जो ट्रेडिशनल सिटी होता है, वहां के जो की जो फैमिली है, अगर न्यूक्लियर फैमिली नहीं है तो फैमिली जब सब डिवाइड होती है तो चाहता है कि हमें जहां पार्किंग की फैसिलिटी मिले या हमें जहां एक इंडिपेंडेंट हाउस मिले, थोड़ा घर भी सस्ता मिले। तो वैसे केसेस में टीयर 2 का जो डेवलपमेंट है अभी के समय में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट। आदित्य बंसल, आपकी फर्म जो है लाइसेंस फोराज, उनकी रिसर्च थी कि 5 लाख घर इस साल पोजीशन पे पहुंचेंगे। वो उनमें से सारे बड़े शहरों के नाम थे, लेकिन छोटे शहरों का क्या हाल है? उस पर रिसर्च क्या कह रही है? खासकर जब हम जब बात करें टीयर 2 शहरों की। सर, छोटे शहरों की अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो बहुत मैग्नीट्यूड में बहुत कम है सर। अगर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं आज की तारीख में सर सप्लाई के। मैं जो जयपुर, इंदौर, लखनऊ, ऑल दिस थिंग्स सर, मेरे पास में आज सप्लाई बहुत लिमिटेड है। जो भी थोड़ी बहुत सप्लाई है वो अभी फ्यूचर में आने वाली है। इस साल की डिलीवरी का परसेंटेज बहुत लिमिटेड है सर। वी आर स्टिल टू इमर्ज ऑन द रियल एस्टेट मैप सर। लेकिन क्या इसका मतलब अनिल जी है कि यहाँ पर प्राइसेस और नहीं बढ़ेंगी क्योंकि सारे रियल एस्टेट फर्म्स यहीं पे पहुंचेंगे अपना काम करने के लिए? नहीं, इस तरह की बातें, प्राइसेस बढ़ने का जो इसके जो ड्राइवर्स हैं उसके बहुत सारे रीजंस हैं। होता क्या, आप एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे दिल्ली मेट्रो आप ले लें, यहाँ 10,000 फ्लोटिंग पॉपुलेशन एवरी ईयर आता है, क्योंकि यहाँ लड़कों को एजुकेशन चाहिए, यहाँ जॉब चाहिए। कुछ लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग बिजनेस करने आते हैं। सो दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉपुलेशन। इस फ्लोटिंग पॉपुलेशन को आप देखें, इसके 80 या 90% जो पॉपुलेशन चाहती है कि मेरा अपना घर हो। अगर वो एजुकेशन लेने के लिए आता तो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा लड़का रेंटेड हाउस में नहीं रहे, मैं इफ आई कैन सपोर्ट कि उन्हें 2 बेडरूम का एक घर ले लूं और उनको वहां पे दे दूं तो ही विल फील मोर कंफर्टेबल। वैसे केसेस में हमें मैच कराना पड़ेगा कि हमारा सप्लाई कितना फास्ट है और हमारा डिमांड कितना फास्ट ग्रो करता है। तो वो जो मेट्रो की जो स्थिति है, चाहे जितना भी आप सप्लाई ले लें, अगले आने वाले 4-5 वर्षों में भी
इस फ्लोटिंग पॉपुलेशन को प्लस जो सबर्ब के जो पॉपुलेशन हैं बिल्कुल उसको मैच नहीं कर क्या आपको लगता है यहाँ पर रेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कुछ लोगों को जो बहुत लंबे वक्त के लिए एक मकान नहीं खरीदना चाहते हैं या छोटा मकान थोड़े वक्त के लिए या तो उनके लिए छोटे मकान सप्लाई हो या फिर रेंटिंग ज्यादा अवेलेबल हो जाए? जैसे एक भारत देश की बात करें तो यहाँ पर एक एस्पिरेशनल वैल्यू रहती है घर खरीदने की, ठीक है। जो आदमी घर नहीं खरीद पाता, मेरे हिसाब से ही इज द वन हु इज फोर्स टू स्टे ऑन रेंट। और मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ जहां पर मैं अपना फ्यूचर ज्यादा देर तक नहीं देखता। मैं सोचता हूँ कि इस जगह पे मैं 2 या 3 साल तक रहूंगा, फिर या मैं मुंबई में जाऊंगा या मैं दिल्ली में जाऊंगा या बैंगलोर में जाके काम करूंगा। उस केस में मैं रेंट पे रहूंगा। बट एस्पिरेशनल वैल्यू एंड द सोसाइटल प्रेशर टू ओन ए हाउस इज सो हाई दैट रेंटिंग विल ऑलवेज बी अ ट्रांजिशन। बिल्कुल, समाज में लोगों को रिकॉग्निशन मिलता है, मान्यता मिलती है अगर मकान है तो। क्या इस मान्यता के लिए, इस रिकॉग्निशन के लिए वित्त मंत्री भी कुछ कोशिश करेंगे अपने बजट में? चर्चा जारी है, बने रहिए मनी मंत्रा में। मनी मंत्रा के इस खास एडिशन में हम बात कर रहे हैं भारत में मकानों की, रियल एस्टेट की, और कुछ और सवाल दर्शकों के साथ हमें जुड़ना है। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? जी, गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एज अ डेवलपर इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, और हम एज अ इन्वेस्टर या एंड यूजर हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए बजट से? बिल्कुल, मैं इसको 2 हिस्से में बांटना चाहूंगा। डेवलपर्स की उम्मीद ये रहेगी कि हमें जो, जैसा हमने कहा कि ATI भी एक टैक्स रिबेट है जिसके कारण जो मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए जो घर बनते हैं उसमें टैक्स रिबेट है। दूसरा, हम लोग चाहेंगे कि आजकल जो वैट या क्या सर्विस टैक्स, ये भी काफी हेवी होता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ये होना चाहिए। हमें जो लेंडिंग, हमें जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लेंड करती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि लास्ट बजट में हम लोगों ने जो छोटे मकान के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कही गई थी या ECB की बात कही गई थी, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियरिटी में आकर के इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। अगर हम बायर्स की तरफ से सोचें तो आपके लिए जो ATC के तहत जो 1.5 लाख की छूट मिलती थी आपके EMIs पे, वो डेफिनेटली वो 1999 या 2002 का है। अब काफी इकोनॉमी में चेंजेस आ गए हैं, काफी प्राइसेस में चेंजेस आ गए हैं, तो इस तरह के जो छूट है कम से कम 4 लाख का होना चाहिए, ये हम चाहेंगे। दूसरी, हम लोग ये चाहेंगे कंज्यूमर के लिए कि जो हमारा EMI है, मंथली EMI, कहीं न कहीं उसको एक टैक्स एक इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में पास ऑन किया जाए अफोर्डेबल होम्स बायर के लिए, ताकि जो हायर पे मास्टर हैं उनसे कहीं न कहीं बैंक इंटरेस्ट में या EMI में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए कि ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट के बाहर हैं और उनके इंटरेस्ट रेट कम है। जी, आप पूछिए। सौरभ वर्मा, MIT स्कूल ऑफ अर्बन मैनेजमेंट से। सर, जैसे आपने कहा कि 55% जो डिमांड है वो लोअर मिडिल सेगमेंट में है। सारे दुनिया में मतलब जहाँ पे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग 4-5% है, हमारे देश में वही फाइनेंसिंग 10% पे है। तो सर, मेरा पहला सवाल तो ये है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कितने लोग हैं जो कि फाइनेंसिंग करवाते हैं और कितने लोग हैं जो कि अपना ही बिना फाइनेंसिंग के हैं, और इस बजट से हम फाइनेंसिंग को लेके इस लोअर मिडिल सेगमेंट को क्या बेनिफिट बजट से मिलना चाहिए, ताकि जो घर उनको, अगर वो 35 लाख का घर लेते तो बाद में उनको वही घर चुकाने के बाद 50 लाख का पड़ता है, तो वो डिफरेंस कम हो। नहीं, मैं आपकी बात को इस तरीके से कहना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल तो आपका ये था कि चूंकि पूरे विश्व में जो लेंडिंग रेट है 2-3-4% है, बिल्कुल सही है। यूरोप में हो या अमेरिका हो या मिडिल ईस्ट हो, कहीं भी होता है। हमारे इंडिया में वो 10 नहीं, वो 13.5 to 14% है। तो डेफिनेटली ये जो लेंडिंग, ये जो फिनेंशियल बर्डन है, कॉस्ट ऑफ फंड है, ये अल्टीमेटली बायर्स के ऊपर जाता है। दूसरी जो बात आपने कही कि इसको रिड्यूस हम लोग कर सकते हैं, क्यों, कैसे कर सकते हैं? जो ECB का अभी जो पॉलिसी आ रहा है उसमें अगर हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच भी कॉम्पिटिटिवनेस लाएं, तब डेफिनेटली इस सेक्टर को फायदा हो सकता है। वो ECB से हो सकता है, FDI पहले से अलाउड, लेकिन FDI चूंकि वो लोग एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेते हैं।
कभी जब अगर सेक्टर में काफी समस्याएं होती है तो इसी ये एफडीआई इंटर करता है और देयर इक्विटी शेयर्स इज वेरी हाई। तो उस केस में हम लोग का डिमांड मेनली ये है कि जो हमारे एंड यूजर हैं, जो मकान लेते हैं और उनको जो बैंक इंटरेस्ट रेट या ईएमआईस पड़ता है, आप देखें 2002 की बात करें या 2004 की बात करें, उस समय लेंडिंग रेट बैंक का 7% तक आ गया था और वो बढ़ते बढ़ते अभी 11% आ गया। तो क्या हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो 8% हो जाए या 7.5% हो जाए? तो हमारे मंथली जो एक्सचेकर है, जिससे कि हम जो हमारी सैलरी आती है उस पर बर्डन कम हो। दूसरा, जो हम टैक्स देते हैं, जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है, तो अगर हमें 4 लाख पे रिबेट मिलता है तो कम से कम हमें 1 या 2 महीने, जैसा आदित्य जी ने कहा कि 1 या 2 महीने का हमारा ईएमआई उससे भी कहीं ना कहीं कंपनसेट होता है। और जी बिल्कुल, इसमें एक और चीज जो की जा सकती है कि सभी बायर्स को एक ही नजरिए से ना देखा जाए। आप बायर्स को डिवाइड कीजिए, उसमें ये देखिए कि ये आदमी पहला अपना घर ले रहा है, तो उसके लिए जो सब्सिडी जो है वो काफी ज्यादा रखी जा सकती है, तकरीबन 7-8% तक का लोन उसको मिलना चाहिए। जो आदमी दूसरी बार या तीसरी बार लोन ले रहा है, मे बी ही शुड पे द मार्केट रेट। बिल्कुल, इन्हें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इस टैक्स की छूट जो होम लोन पे मिलती है उसको वित्त मंत्री के पास। आदित्य बंसल, आप कह रहे थे कि मुंबई में अगर कोई घर खरीदा तो उसके लिए 1.5 लाख की लिमिट काम की नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि छूट जो मिलनी चाहिए वो किस तरफ मिलनी चाहिए, छोटे घरों के लिए या बड़े घरों के लिए जहां ज्यादा लोन ले रहे हैं लोग? सर, ये छूट है ये आपको बेसिकली फर्स्ट होम बायर्स के लिए देनी चाहिए सबसे पहले। अगर मैं सेकंड होम बायर हूँ तो मेरा पूरा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है सर। सेकंड और थर्ड होम बायर्स के लिए पूरा इंटरेस्ट वेवर होता है सर मेरा। जबकि अगर मैं फर्स्ट होम बायर हूँ तो मुझे सिर्फ 1.5 लाख का इंटरेस्ट मिलता है वेवर के रूप में। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट होम बायर है, जो हमारा नीड ड्रिवन है मार्केट, तो उसको प्रमोट करना चाहिए रादर देन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन को। यानी हम 2 या 3 घर खरीदने वालों को अगर हम प्राइस राइज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो सरकार की पॉलिसी कुछ ऐसी है कि उन्हें एंकरेजमेंट है पूरा इंटरेस्ट को लेकर। जो फर्स्ट होम बायर्स हैं डेफिनेटली उनके लिए होना चाहिए। एक पॉइंट थोड़ा सा मैं कहना रह गया, जो हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है आज के डेट में कि हमारे जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या उनसे लोअर जो होम बायर्स हैं, वो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बननी चाहिए कि अगर क्रेडिट वर्दीनेस उनमें नहीं है तो उसको इतना ऑर्थोडॉक्स बैंक्स को या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास दूसरी प्रॉपर्टी है उसको भी टेक अकाउंट फॉर करना चाहिए, या उनका अगर कोई मंथली इनकम है अपार्ट फ्रॉम सैलरी। आज के डेट में सैलरीड क्लास को लोन मिलना बहुत आसान है, और वही अगर आप 25,000 इनकम का बिजनेस करते हैं तो शायद आपको लोन लेने में काफी कठिनाई होगी। बहुत दिस इज द डिफरेंस, और कैसे वो उस मार्केट को भी सरकार अपनी पॉलिसी से आसान बना सके। जी फटाफट कुछ और सवाल। जी हेलो सर, आई एम अमन अरोड़ा फ्रॉम एमिटी स्कूल ऑफ अर्बन मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि 55% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि नीडी है, जो कि लोअर मिडिल ग्रुप में है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि प्राइवेट बिल्डर्स और डेवलपर्स उसको अपॉर्चुनिटी की तरह सेंस करके उनके लिए बनाए, या वो रिलेक्टेंट क्यों है बनाने के लिए? ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पार्ट है उनका। बिल्कुल, देखिए मैं इसको इस तरह से कहूंगा, आप देख रहे होंगे अगर 2005 बियॉन्ड मतलब पहले की बात करें तो अफोर्डेबल होम्स की चर्चा कोई डेवलपर नहीं करता था। आज के डेट में अगर मुझसे भी आप पूछें तो कम से कम हम 10,000 अफोर्डेबल घर बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जहां तक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी भी डेवलपर का जो वर्दीनेस है, जो उसकी औकात जिसे कहते हैं, उसकी कैपेसिटी कहते हैं, एक कैपेसिटी होती है। अगर मैं आज 10,000 अफोर्डेबल होम्स बना रहा हूं और मेरा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम भी है, वी डोंट माइंड, क्योंकि नंबर्स काफी हैं, तो एक तरह से ये हिंदुस्तान में एक रिवॉल्यूशन है, क्योंकि 55% जो हमारा पॉपुलेशन कैटर करता है उसके लिए एक कंपनी आज आगे बढ़ रही है। उस तरह से कई कंपनीज आज आगे बढ़ रही है, नॉट ओनली आम्रपाली बट टाटा या रिलायंस या और भी बड़ी कंपनीज हैं, वो भी आज के डेट में अफोर्डेबल होम्स के लिए आगे आ रही हैं। ये चेंजेस आए हैं, लेकिन इसको एज ए 100% CSR नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज को देते हैं तो उसके पीछे कॉस्ट ऑफ फंड है, कॉस्ट ऑफ लैंड है, कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं,
बेनिफिट्स है। जब हम उम्मीद कर लेंगे कि रियल एस्टेट कंपनियां सब कुछ फ्री में देने लग जाएं तो शायद वो बिजनेस नहीं रह पाएगा, फिर उनको भी घर चाहिए पड़ जाएगा। लेकिन अगर इस टारगेट ग्रुप को वो लेते हैं, अगर बनाते भी हैं प्रॉफिट्स लेके भी, तो भी मैं कहूंगा कि सोसाइटी के लिए वो बहुत बड़ा काम। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी अपना एक सेल एंड रेंट का बिजनेस करते हैं। मुझे ये पूछना था, कई क्लाइंट हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन फलां ग्रुप गायब हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। क्या आपको लगता है बजट में रेगुलेशन बिल पे इस बजट सेशन में या अदरवाइज सरकार को ज्यादा उस पर कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि रेगुलेशन बिल्कुल आना चाहिए, नॉट ओनली डेवलपर के साइड से। मेरा ये कहना है कि जो जैसे आप हैं, आप एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, आपके लिए रेगुलेशन आना चाहिए, क्योंकि कई नाइट फ्लायर्स भी आते हैं, डेवलपर्स भी आते हैं, कभी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आते हैं और कई बायर्स भी आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि, लेकिन चूंकि 99% बायर्स इनोसेंट होते हैं, सही होते हैं, तो वैसे केसेस में, लेकिन फिर भी उसमें 2-4-5% ट्रेडर्स भी होते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं उनका जो नेचर ऑफ जो परचेज होता है वो आम कॉमन इनोसेंट बायर से डिफरेंट, एंड यूजर बायर से डिफरेंट होता है। वैसे केसेस में जो रेगुलेशन हो, रेगुलेटरी बॉडी बने, बिल्कुल हम लोग उसको चाहते हैं कि बने, लेकिन तीनों को रेगुलेट करना चाहिए। डेवलपर को रेगुलेट करें, जो मिडिल मैन है या जो हमारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं उनको रेगुलेट करना चाहिए, अप्रूवल प्रोसेस को रेगुलेट करना चाहिए, और हमारे कंज्यूमर को रेगुलेट। कंज्यूमर भी आप कह रहे हैं कि गड़बड़ा आ सकते हैं और जो रियल एस्टेट कंपनी को चूना लगा के भाग जाते हैं। 5% कंज्यूमर इस तरह के आते हैं, मैं उनको माफ करेंगे अगर मैं ऐसा, चूंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो रियल कंज्यूमर नहीं होते हैं, वो एंड यूजर्स नहीं होते हैं। चूंकि अब वो खरीदार होते हैं तो उनको कंज्यूमर ही बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करते हैं, कहीं ना कहीं डेवलपर्स को चाहते हैं कि हम उनसे कुछ एक्सट्रैक्ट कर लें। इस तरह के भी कुछ केसेस आते हैं। आखिरी 1 मिनट हम आप तीनों मेहमानों से जानना चाहेंगे, एक कोई बड़ी विश आपकी इस बजट को लेकर। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट विश यही है कि जो दोनों कंज्यूमर और डेवलपर दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है अगर ATIB को फिर से रीइंस्टेट कर दिया जाए। मेरे हिसाब से इनकम टैक्स की जो लिमिट है, मेरे ख्याल से टाइम हैज कम दैट इट शुड बी रिवाइज्ड एज अनिल जी सेड टू मिनिमम ऑफ 4 लाख रुपीज पर एनम। आदित्य बंसल, वन बिग विश रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बजट को लेकर। सर, जो इनकम टैक्स में सेकंड होम बायर्स एंड थर्ड होम बायर्स पे पेनलाइज करके फर्स्ट होम बायर्स को प्रमोट करना जरूरी है। पहला घर जो खरीदे बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, उसको ज्यादा फायदा हो, और शायद ये फायदा हर सेक्टर में सभी को होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मनी मंत्रा के लिए। आज मनी मंत्रा के स्पेशल एडिशन में इतना ही, शुक्रिया।